स्वागत है बिग डिबेट में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो बदलते वक्त के साथ सरकारों का पावर और पैसे की पॉलिटिक्स का प्रभावी दौर खत्म हो सकता है। समय के साथ बहुत कुछ बदला है। देश ने गुलामी के दौर से लोकतंत्र तक का सफर पूरा कर लिया है। लोकतंत्र में हमने सरकारों की ताकत, तानाशाही और तमाशों का खूब सहा है, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा दौर भी देख सकते हैं जहां सरकारें नाम मात्र की होंगी। जी हां, मोदी सरकार एक ऐसे ही प्लान पर काम कर रही है। यदि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो हम ऐसे दौर में प्रवेश कर जाएंगे जिसमें सरकारें होंगी, लेकिन उसका प्रभाव सीमित होगा। लेकिन सरकार नदारद भी नहीं रहेंगी। सरकार की नई थीम होगी, सरकार प्रभावी भी ना हो, नदारद भी ना रहे। इस प्लान का खुलासा किया है प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह ने भोपाल में सुशासन पर बोल रहे थे। इसी पर बहस करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। आज हम सरकारों की तस्वीर देखते हैं तो क्या नजर आता है? एक ऐसी ताकत जो चाहे वो कर सकती है, जिसकी मुट्ठी में सब पावर है। पैसा और पोस्ट पावर गरीबों को न्याय देने से लेकर उनके शोषण तक का, पैसे के सदुपयोग से लेकर उसके दुरुपयोग तक और हड़पने का। पोस्ट बाबू की हो या मुख्य सचिव की, सब सरकार के नौकर। सरकार यानी सब कुछ। यही वजह है कि करप्शन हो या माफिया, गुंडागिरी सरकार के संरक्षण से ही पनपे और फले फूले। अब मोदी सरकार सुशासन की नई थीम पर काम कर रही है। वो मोदी सरकार जिस पर विपक्ष तानाशाही का आरोप लगाती है, वो मोदी गवर्नमेंट जिस पर पावर और पैसे के दम पर मनमर्जी करने के आरोप लगते हैं, वही मोदी सरकार जो सरकारों को कुछ इस तरह बदलना चाहती है जो प्रभावी भी न हो और नदारद भी न रहे। ये दावा किया मोदी सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। सिंह भोपाल में सुशासन की कार्यशाला में बोल रहे थे। व्यक्तिगत इसलिए भी कि 2-3 कार्यक्रम विभिन्न विभागों की सरकार के हुए भोपाल में, जहाँ पर मुझे रहने का अवसर रहा, और इस सक्रियता से यहाँ का प्रशासन, यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व केंद्र के साथ भरपूर सहयोग करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। दरअसल केंद्र सरकार सुशासन को लेकर बहुत संजीदा होने का दावा करते हुए राज्यों में सुशासन वर्कशॉप आयोजित कर रही है। पहली वर्कशॉप मध्य प्रदेश में हुई। इसमें राज्य के प्रशासनिक मुखिया इकबाल सिंह बैस मौजूद थे। मध्य प्रदेश में भी सरकारों पर अपने सियासी लाभ के लिए सरकारी खजाने को लूटने से लेकर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। सरकारों की सरपरस्ती का नतीजा है कि राजधानी में सैकड़ों आवेश कॉलोनियां बन गई। विकास को तरसते आम नागरिक, उखड़ती सड़कें, उजड़ते वन और गहरी होती भ्रष्टाचार की जड़ें सरकार की ही तो देन है। सरकारें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि सिस्टम इनके आगे बेबस हो जाता है। बजट कराहने लगता है और सब कुछ इनके नियंत्रण में नजर आता है। यही वजह है कि सीएम हेल्पलाइन में जब आम आदमी शिकायतें करता है तो वो बिना सुने बंद कर दी जाती है। इसी तरफ इशारा किया जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का नाम लेकर शिकायतों के निपटारे के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। मैं जहाँ तक आज की इस गोष्ठी का संबंध है, तो एक क्षण लेकर के हम आज भोपाल की धरती पर खड़े हुए, मेरे ख्याल से बहुत एक पुराने रिवायतें छोड़ करके नए संस्कृति को जन्म देने के लिए नए प्रयास किए गए पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के होते। उनमें से एक ये था कि हमने दिल्ली के विज्ञान भवन को छोड़ने की कोशिश की है और उससे बाहर निकल करके इस सभागृह में जाते। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। रीचिंग द लास्ट माइल की अप्रोच और सैचुरेशन की नीति एक दूसरे की पूरक है। हालांकि नियत और नीतियां तब ताक पर रह जाती हैं जब पावर और पैसे की पॉलिटिक्स का प्रभाव हर जगह दिखता है। देर से ही सही, देश में सरकारों का प्रभाव कम करने पर बहस शुरू हो गई है।
आखिर कब तक देश की जनता एक नेता को सब कुछ मानकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने को मजबूर होगी? शासन का अर्थ प्रभाव दिखाना नहीं, शासन का अर्थ है प्रभाव का इस्तेमाल करना और लोगों के जीवन को स्वर्ग बनाना। अतुल पाठक के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी, अजय शाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, डेप्यूटी एडिटर अतुल पाठक जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अतुल पाठक जी आपके पास आऊंगी क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे जब पीएमओ के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ये बात कह रहे थे। क्या इसके मायने समझे कि अब ऐसी सरकार लाने पर ध्यान दिया जा रहा है जो कि प्रभावशाली भी ना हो और नदारद भी ना हो? समझना चाहेंगे। देखिए, राजनीति का दौर लगातार बदलता रहा है। हमने मुगलों की गुलामी का दौर देखा, मुगलों का शासन देखा, इसके बाद अंग्रेजों की गुलामी, फिर लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में स्वराज और रामराज्य की कल्पना की महात्मा गांधी ने। लेकिन इसके बाद जिन भी सरकारों ने सत्ता का दायित्व संभाला, उन्होंने इस स्वराज की परिकल्पना को, इस सुशासन की नीति को लागू करने में बहुत गंभीरता नहीं दिखाई होती तो आज जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। आज भी हमें माफिया का प्रभाव देखने को मिलता है, आज भी हमें अतिक्रमणकारियों का प्रभाव देखने को मिलता है, आज भी हम जगह जगह देखते हैं कि कैसे बाहुबली अपना शासन चलाने में कामयाब हो पा रहे हैं, कैसे अराजकता, भ्रष्टाचार आज भी मौजूद है, कैसे जनता को अपना काम कराने के लिए आज भी पैसा देना पड़ता है, बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं उसमें घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, बहुत से अधिकारी ट्रैप भी होते हैं, लेकिन बहुत से अधिकारी ट्रैप नहीं होते, बच निकलते हैं। तो ये सारी सिस्टम की खामियां हैं और इसके पीछे है सरकार, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार का राज इसलिए इस तरह से स्वराज की जगह कुराज में बदल गया क्योंकि सरकार असीमित पावर से लैस हो गई। और यहीं पर जितेंद्र सिंह ने एक नई तान छेड़ी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक ऐसी थीम पर काम कर रही है जिसमें सरकारें प्रभावी भी ना हो लेकिन नदारद भी ना हो। तो ये ऐसी थीम है जिसकी लंबे समय से राह देख रही है जनता, जहां पर सरकार सिर्फ सेवक की भूमिका में हो, प्रभाव दिखाकर और प्रभाव का इस्तेमाल करके, पावर का इस्तेमाल करके पैसा न कमाए, अराजकता, अनियमितताओं को प्रश्रय ना दे और सिर्फ एक सिस्टम में, एक दायरे में रहकर काम करे, जनता की सेवक बनकर काम करे। यही एक थीम जितेंद्र सिंह की बात से निकलकर सामने आई और शायद ये एक शुरुआती विचार है, लेकिन यदि ये अमल में आता है तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में और लोकतंत्र में एक नया पड़ाव, एक नया मुकाम और एक नई ऊंचाई की तरफ भारत आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, वरिष्ठ बीजेपी नेता के पास चलेंगे, गोविंद मालू जी के पास। गोविंद जी, अतुल पाठक जी ने जो बात कही, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का अपना सिद्धांत, डॉक्ट्रिन एक नया इजाद किया और उस पर काम भी किया। उसी अनुक्रम में ये बढ़कर इस बात को कि प्रभाव ज्यादा हो, प्रभाव दिखे नहीं, प्रभाव उसमें परिलक्षित हो क्रियान्वयन में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सरकार हो, जवाबदेही जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी पर अगर बात नहीं की जाएगी और वो जब तक तय नहीं होगी तब तक जनता को राहत किसी भी सिस्टम से नहीं मिल सकती है। हम राजनीतिक पूर्वाग्रहों से, आग्रहों से ऊपर उठकर सोचें कि राजीव गांधी ने जो मिस्टर क्लीन की छवि लेकर आए थे, अंततः ये कहना पड़ा कि 100 रुपया जाता है, 15 पैसे पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि गवर्नेंस में कहीं न कहीं डिलीवरी में दोष है, और जब क्रियान्वयन डिलीवरी में दोष है तो उसका हल क्या है, तो सोल्यूशन क्या है? सरकार में कोई एक नेता आएगा, वो अच्छा आएगा, हो सकता है कि ये चुनाव का, लोकतंत्र में चुनाव के सबसे बड़ी बात होती है, उसमें अतीक अहमद जैसे लोग जीत जाते हैं, उसमें मुख्तार अंसारी जैसे लोग काबिज हो जाते हैं। तो ऐसे जनमत जब आता है तब वो, उसका तो ये है कि वो मैंडेट है, लेकिन उसके बाद उनकी मंशा क्या, डिलीवरी करने की क्षमता क्या, और उनका जनता के प्रति क्या सोच है, क्योंकि वो व्यापक नजरिए से प्रोफेशनल्स को लाने का काम शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रयोग किया है कि अच्छे लोग जो इंटेलिजेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी में भी रह चुके हैं, जो बहुत निकट से उन चीजों को समझते हैं, किस तरह हमको
गवर्नेंस देना, उसके लिए हम नए नए लोगों को पार्टी में भी लाए, उनको सरकार में भी लाए और वो काम भी अच्छा करे, चाहे वो जयशंकर हो, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे कोई भी हो। और ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग नेता, उनमें कोई समझ नहीं होती, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जनता को जो योजना बन रही है, जो जन कल्याण के कामों का बीड़ा उठाया है, वो सीधा डिलीवर हो। अभी आज ही जब हम 2 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से बचा रहे हैं, ये हमारा डिजिटलाइजेशन का और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ठीक का है, है कि गोविंद जी ये आएंगे आपके बीच में पास जी। रिश्वत अजय की शाह भेंट जी के कर पास जाता। चलते हैं। अजय शाह जी, क्या कहना चाहेंगे आप गोविंद जी के सवालों के जवाब के तौर पर? कोई भी आपकी नीतियां जमीन पे कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाएंगी। ये सरकार का इकबाल बुलंद किस तरह से होगा? मोदी जी जब आए थे उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अभी अभी 1 महीने में आपने देख लिया कि वो जो इमेज, द लार्जर देन लाइफ इमेज उन्होंने व्हाट्सएप इंडस्ट्री और अखबारों के और टेलीविजन के उससे पैदा कर रखी थी, वो 2 मिनट में हिंडनबर्ग की जो वो आई, तार तार हो गई। आप बताइए, एक व्यक्ति जो 10 साल पहले 609 में उस पे था, दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कैसे बन जाता है? और एक रिपोर्ट आई, यहां जितने भी लोग बाग हैं, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, वो सब जानती थी, उनके मुंह पे दही जमा हुआ था, कुछ नहीं किया। एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की और आप देखिए कि त्राहिमाम यहां ही नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में हो गई। लेकिन आज भी आपके जैसे पत्रकारों को 500 रुपए के लिए 3 जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने रिपोर्ट कर दिया था कि मध्याह्न भोजन में नमक और रोटी दी जा रही है। लेकिन इतने सारे हजारों करोड़ का घपला हो गया, LIC डूबने की कगार पे है, SBI के निवेशक डूबने के कगार पे है, और आज तक उनके यहाँ ED और SBI CBI क्यों नहीं गई साहब? बालू जी ने कहा बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हम लाए हैं ताकि ये प्रशासन अच्छा हो। अच्छे लोग कौन? येदुरप्पा जी, जिनको इन्होंने खुद बोला ठीक था है अजय शाह जी, देश का सबसे आपसे एक भ्रष्ट सवाल व्यक्ति है। अजय शाह जी, आपसे एक सवाल है कि आज की राजनीति में पावर और पैसे का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार रहा है? क्योंकि ज्यादा जो सरकारें तो आपकी ही रही है, कांग्रेस की ही। अब आप ये देख लीजिए, 10 साल हो गए इनको, 6 साल बीजेपी की क्या बोलते हैं, वाजपेयी जी की सरकार थी, तो इनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती। 10 साल क्या बोलते हैं, इसका हम जवाब दूसरे की सरकार थी। अजय शाह जी, इसका हम जवाब गोविंद मालू जी से ले लेंगे। मेरे सवाल का जवाब आप हैं? दीजिए, जो मैंने आपसे सवाल किया है, ये सवाल का भी जवाब हम गोविंद मालू जी से ले लेंगे कि इन सब के पीछे का जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस तो नहीं, क्योंकि ज्यादा कोई भी सरकार हो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, और जो भागती है वो क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, अतुल जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं जी। अजय शाह जी और वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हैं। आज का जो विषय है वो एक नीति और नियत का विषय है, वो सामान्य आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, वो विषय सुशासन का विषय है। वो विषय इस बात का विषय है कि आखिर सरकारों का प्रभाव इतना क्यों बढ़ता गया कि अतीक अहमद जैसे अपराधी या अन्य अपराधी राजनीति में आने के लिए आतुर हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि पावर, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ शासन में है और शासन में आने से ही उनके काम बनेंगे। इसीलिए तो अपराधी राजनीति में आने के लिए आतुर रहते हैं। तो आखिर ये शासन पावर के लिए तो है, लेकिन वो पावर किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो जो पोस्ट उसको मिलती है वो पोस्ट किसके लिए है? तो मूल रूप से जो बात आज निकल के सामने आई है कि क्या हम भविष्य में सरकार का ऐसा स्वरूप देख सकते हैं जहां सरकार के पावर के लिए लोग लालायित नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि यदि हम राजनीति में आएंगे और हमें पावर मिल भी गया तो हम उसका सदुपयोग ही कर पाएंगे, उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मसला है वो पावर के मिसयूज का मसला है, ये मसला है सुशासन का। आज तक हम सुशासन और स्वराज की बातें ही कर रहे हैं, हम
नीति विश्लेषण स्कूल खोल रहे हैं, हम सुशासन के लिए मंत्रालय बना रहे हैं, सुशासन की बातें करते हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तो ये सब कब तक चलता रहेगा? कब हम वास्तविक सुशासन देख पाएंगे? कांग्रेस और बीजेपी दोनों से यह सवाल है कि सुशासन कब तक एक सपना बना रहेगा, परिकल्पना बना रहेगा? जी आप बिल्कुल सही बात कहते हैं और ये होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आप ये देखिए कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी या अब बीजेपी की सरकार है, ये जो पावर पॉलिटिक्स है वो पहले से ज्यादा अच्छी हुई या खराब हुई, ये हमें या आपके दर्शकों को देखना पड़ेगा। महंगाई कितनी बढ़ गई, एक इलेक्शन में जितने पैसे पहले लगते थे उससे 10 गुना ज्यादा इसलिए बढ़ गए। आप सही कहते हैं अतुल जी, क्योंकि जितने भी गुंडे थे, बदमाश थे या एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनको लगने लगा था कि अगर मुझे और भी अपनी कमाई पे इजाफा करना है तो मुझे सरकार में शामिल होना चाहिए। ये अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन मैं आपसे या आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये इसकी बढ़ोतरी पहले हुई थी ज्यादा प्रतिशत में अगर देखिए, या अब महंगाई इलेक्शन लड़ने के कब बढ़ी? जब 2014 के बाद मोदी जी अडानी जी के प्लेन पे यहां से आए। अडानी जी का क्या हुआ सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। येदियुरप्पा जी का मैंने प्रश्न किया था या राणे जी का प्रश्न किया था, मैंने आसाम के मुख्यमंत्री का प्रश्न किया था। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के एपिटोम थे और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की सब इनके पाप धुल गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए क्या हुआ तो लेनी पड़ेगी। इसमें कांग्रेस ने कौन सी परंपरा, कौन सा व्यवहार और कौन सा एक पैनोरेमा खड़ा किया था कांग्रेस ने आजादी के बाद? आजादी में यदि 1 रुपया था तो 15 पैसे तो राजीव गांधी ने बताए तब तक हो गए, तब तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें नहीं आई थी। और ये क्षरण जो हुआ है वो आपके वोट बैंक की राजनीति के कारण, आपकी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के कारण, अच्छे लोगों को दरकिनार करके जी हजूरियों को भरने के कारण हुआ। देश में किस तरीके का गवर्नमेंट होना चाहिए, कोई जवाबदेही तय नहीं की ब्यूरोक्रेसी की। आज भी मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को रेखांकित कर रहा हूं जो अतुल पाठक जी ने उठाई कि कैसे उस प्रभाव का, उस पावर का उपयोग आम जन के हित में होगा। इसलिए जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी जरूर, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो नौकरशाह हो। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो राजनेता तो 5 साल बाद उसको जनता के बीच में जाना है, इनको कहां जाना है? इनके ऊपर भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि अगर आपने गवर्नेंस में थोड़े हिले हवाले किए और या डिलीवरी में आपने कोई कोताही बरती तो आपको भी टांग दिया जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व का नुकसान महत्वपूर्ण लोग जो कर देते हैं, वो करदाताओं का मान का अपमान करने का काम आपके हाथ में नहीं है। आपको ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखकर काम करना पड़ेगा और जन कल्याण की नीतियों को वहां नीचे तक, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी दोनों की है, नौकरशाहों की तो है ही, राजनेताओं की इसलिए तो वो जहां बैठेगा किस तरह की बात करते हैं, कौन से नेता क्या कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने इस देश में राज किया। हमारे लोकतंत्र की ये एक विडंबना भी है, खूबसूरती भी है। और शहाबुद्दीन जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग जीत जाते हैं तो क्या होगा? या जो डाकू थे वो लोग चुनाव लड़ लेते हैं तो तब क्या होगा? उनके मन में क्या होगा? कोई भावना है क्या उनके मन में? हमने एक ऐसी फौज तैयार करना पड़ेगी राजनीति में भी जो गुणवत्ता की दृष्टि से, प्रामाणिकता की दृष्टि से, गोविंद जी थीम बहुत अच्छी है, सुशासन थीम बहुत अच्छी है कि जो सरकारें हो वो प्रभावशाली भी नहीं रहे और नदारद भी नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश ऐसे सुशासन की तरफ बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता तो हम कर रहे हैं, क्या इच्छा बढ़ शक्ति सकता होना है? चाहिए। देखिए बढ़ ही रहा है, बढ़ सकता है। आज जिस ढंग से दिल्ली के पावर कॉरिडोर में जाकर पूछिए, मेरा दावा है कि कोई कहेगा कि दलाल कोई घूम रहा है क्या? आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे सरकार पर पावर कॉरिडोर में जो दलाल घूमते थे कांग्रेस के जमाने में, एक भी नहीं दिखता है। कोई मच्छी सवाल वही है, क्या आरोप या प्रत्यारोप ही लगेगा या हम इस पर काम करेंगे, इस पर देश आगे भी बढ़ेगा? क्योंकि हमेशा देखा गया है आरोप प्रत्यारोप।
पक्ष विपक्ष का, एक सरकार दूसरी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। गोविंद मैं जी कुछ कहूं? जी देखिए, जी आरोप प्रत्यारोप तो आरोप तो लगेंगे, जी। जिसने काम नहीं किया उस पर आरोप क्यों लगेगी? अगर कुछ आगे ठीक कर रहा है तो पिछला तो हिसाब देखना पड़ेगा, इतिहास को देखना पड़ेगा और भविष्य का आकलन करना पड़ेगा। वर्तमान में जी रहे लोगों जी अजय जी, हमको आपसे ये सवाल कहना है कि जी हम अजय उसको जी, ठीक कैसे करें? गोविंद जी, जब अजय हमने जी कोई बात सिस्टम करते हैं। को जी अजय जी, सिस्टम को फॉर्म देखिए, करके सिस्टम मालू को जी ने नया बहुत रेक्टिफाई अच्छी बात करके की बनाया है। कि गोविंद जी सुन इतिहास लीजिए। को देखना पड़ेगा। मैं उनको इतिहास ही बताता हूं। इतिहास तो बीजेपी आपका ने- कलुषित है। मालू जी आप सुन लीजिए, जब आप कह रहे थे मैं नहीं बोल रहा था भैया। देखिए इतिहास आप सुन हम सबको लीजिए पता है, इतिहास। सुशासन की जो बात हो रही है क्या वो संभव है? हाँ, मैं वही बोल रहा जी। हूं। सुशासन की अगर बात होती मोदी सरकार की कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। कल की ही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह इंडक्शन किया कि मुख्य चुनाव आयोग का जो निर्धारण होगा वो मोदी जी नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्यों दिया, किसने दिया? फिर दूसरी बात मैं बोलता हूं, एनडीए के एक भी मंत्री, एक भी व्यक्ति को क्या जेल भेजा गया? यूपीए की सरकार ने अपने मंत्रियों को भी जेल में भेजेंगे भेजा क्या? है। अतुल जी, और कोई आप जितने सवाल करना लोग चाहते हैं? बाग यूपीए सरकार के मंत्रियों पर कांग्रेस तो के जमाने में कोर्ट देश से ने भागे, वो वर्डिक्ट भाग नहीं दिया पाए। है। यूपीए के जब एनडीए कोर्ट के ने जमाने में उनको सबके सब लोग बाग भाग गए। अपराधी ये माना है। जवाबदारी कौन लेगा? यूपीए की सरकार के मंत्री कोर्ट ने अपराधी माना है और न्यायपालिका की आप बात करें और जेब में रख के चलती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अतुल आज जी, ऐसी मैं स्थिति वही नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ इस तरह मालू जी, से आरोप ये प्रत्यारोप हाल की बीजेपी जो वालों बात की ये है करके- कि जब भी उनके बोल खोलो तो वो बोलने नहीं देते, वो सुनाना नहीं चाहते पब्लिक को। क्या छुपाना चाहते हो? सीबीआई को तोते का पिंजरा किसने बोला था? आज याद क्या हो रहा है करिए, याद साहब? करिए। आपने अभी कोई कह रहा सीबीआई है की क्या? बात की ना, आपने सीबीआई की बात की। क्यों सीबीआई का एक व्यक्ति 2012 से 18 से अभी तक 5 बार एक्सटेंशन ले चुका है? क्यों? ये सरकार का मामला है। देखिए हाँ, देखिए ये मालू सरकार जी, का मामला है। कमेटी तय करती है। आपका मालू गृह जी और राज्य अजय मंत्री शाह का जी- लड़का क्या बोलते हैं कमेटी गोविंद मालू जी और अजय शाह जी, करने के अतुल जी बाद कुछ भी सवाल करना क्यों चाह रहे हैं, गद्दी सुन पर लीजिए। बैठा है? सुन लीजिए प्लीज जी। नहीं ये मेरा सवाल दोनों ही महानुभावों से है, दोनों ही बहुत अच्छे वक्ता हैं और बौद्धिक नेता माने जाते हैं। सवाल बहुत बौद्धिक है और ये जो मुद्दा है ये भी आम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा कि आखिर जितेंद्र सिंह कहना क्या चाहते थे। मैं मालू जी से समझना चाहता हूं, डिबेट का अंतिम चरण है कि आखिर ये जो बात कही उन्होंने, स्पष्ट कहा कि प्रभाव भी न दिखे और नदारद भी न दिखे, आखिर ये किस तरह की सरकार की बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह जी? और ये इसकी थीम और इसकी परिकल्पना, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों ऐसा प्रोजेक्शन आज वो लेकर आए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शुरू से मंशा रही है। जी। कई सारे प्रशासनिक सुधार आयोग बने कांग्रेस के जमाने में, आजादी के बाद से उनकी रिकमेंडेशन को रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया गया। हम शुरू से कह रहे हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और इसी दिशा में हमारी जो थीम लाइन है, हमारा जो इच्छा शक्ति है और हमारा जो एजेंडा है, हम उसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये एक बैलेंस करने के लिए कि हम उसका प्रभाव भी हो लेकिन वो प्रभाव का दुरुपयोग भी ना हो और वो दिखे भी, दृष्टिगोचर भी हो हमारे उसमें, कहीं ना कहीं उस डिलीवरी के सिस्टम में हम उसको विजुलाइज, हम देख पाए, हम उसका अनुभव कर पाए। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हम इसको लागू करके और किस तरह से जनता में हमारी सरकारों का रसूख पैदा हो, जन कल्याण की नीतियां जो बनाई जाती हैं, अच्छी नीतियां, उनका क्रियान्वयन वहां तक पहुंचे और कोई भी उसमें किसी भी तरह के मैनिपुलेशन की, करप्शन की या किसी भी तरह के अपना हित साधने की गुंजाइश ना हो। इसलिए पावर की बात जो है वो इसलिए कही गई कि वो उस मंशा से आए उसमें काम करने की, हमको कुछ करना है, डिलीवरी देना है, हमको देश के लिए कुछ करना है, समाज जी गोविंद जी, लास्ट कमेंट अतुल जी जन आपसे। कल्याण के लिए कुछ करना है, भारत के लिए कुछ करना है, भारत को वैभव जी के गोविंद शिखर जी। पर ले जाना है। जी, लास्ट हम कमेंट अतुल देखिए, पाठक जी अब आपसे। ये इसी का परिणाम है। जी, सुनिए, बिल्कुल, एक बात वक्त कम है सुनिए, गोविंद जी, आखिरी- लास्ट कमेंट अतुल जी आखिरी आपसे। बात सुनिए जी। यूपीए की सरकार में हम चले गए थे अंतिम 5 में। ठीक है गोविंद जी, लास्ट कमेंट अतुल जी आज हम आपसे। प्रथम 5 में आ गए, इसी का परिणाम। जी गोविंद जी,
अतुल जी आपसे प्लीज। जी तो ये नहीं जानते कि साहब क्या कह रहे हैं। जी अजय जी, गोविंद जी दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी और इतिहास को भी खंगाला, लेकिन इतिहास इस बात के लिए किसी भी राजनीतिक दल को माफ नहीं करेगा, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, कि इतनी देर कर दी, 75 साल से ऊपर हो गए आजादी के और हम अभी भी सुशासन और स्वराज की राह देख रहे हैं। आम आदमी कब आखिर उस सुशासन के दौर में जिएगा, उस राम राज्य उस स्वराज को देख पाएगा जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। यही सबसे बड़ी बात है जिसका इंतजार सारे देशवासी कर रहे हैं बेसब्री से। जी, तो थीम अच्छी है, लेकिन क्या देश ऐसी सुशासन की तरफ बढ़ सकता है जहां सरकार प्रभावशाली भी ना हो और नदारद भी ना हो? इसी के साथ बिग डिबेट में इतना ही। तो आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।